हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज से मैं सीटेट की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के। तो मैं सोच रही थी कि जितना भी 2011 से 2022 तक का सारा एक बार प्रीवियस ईयर करवा देती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को सुविधा मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, हम लोग जिसको देखते हैं। इसमें हम लोग पेडागोजी से स्टार्ट करते हैं, तो एक एक करके हम लोग सारा पेपर करेंगे। तो अभी हम लोग 2019 का पेपर है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए, ये नंबर 1 क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं। चलिए, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। रॉयल्स कोलवर्क के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन, तो ये हमारा ऑप्शन रहा पहला नंबर का। यहाँ पर से आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर से और देखिए, नंबर 1 में यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को है कानून एवं व्यवस्था, पश्य परंपरागत, आज्ञा पालन, पूर्व परंपरागत, अच्छा होना, परंपरागत, आदान प्रदान और परंपरागत। तो हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि वहाँ यहाँ पर बात हो रही है कि कल को वो अपने फ्रेंड के साथ गए, तो उसने कहा कि वो अपना लंच बॉक्स कल उसको दी थी, तो इसलिए आज उसे भी वो अपना लंच बॉक्स शेयर करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें इसका आंसर हमें लगाना होगा। तो इसका आंसर हम लोगों को 4 हो जाएगा। ठीक है, आदान प्रदान और परंपरागत। यहाँ पर हो जाएगा लॉरेंस कोलवर्क के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का ये देखिए, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें जेंडर विभेदीकरण है, जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर पहचान है, जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं। ठीक है, तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। ये देख सकते हैं, इसका आंसर हम लोग ले लेते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग ले लिए जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल किया गया, शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों को, नॉर्मली ये देखा जाता है कि पिता जो है वो बाहर के कामों को करते हैं और माँ जो होती हैं वो घर के कामों में इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर एक प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा हुआ है और माता जो है वो अच्छे बाहर के भी वर्क को करना, साहसी मतलब ब्रेव वर्क भी कर रही हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाना चाहिए बी। यह जो बी है इसका आंसर, यहाँ देखेंगे आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा बी। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, एक बार देख लीजिए। देख लिए आप लोग, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए अभी। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो जनरली अभी देखा जाता है कि पिता जो है वो बाहरों के काम को करते हैं और माताएं जो होती है वो घर के कामों में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन एक ऐसा प्रयास किया गया जिसमें कि बताया जा रहा है कि माताएं जो हैं वो साहसी गतिविधियां जो हैं वो कर रही हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है
की साहसी गतिविधियां कर रही हैं। ठीक है, तो यह जेंडर के ऑप्शन देख लीजिए। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो अभी आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों ने क्या देखा, बी दिखा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैगोत्स्की के अनुसार, यहाँ देखिए हमारा नंबर 4th क्वेश्चन है। वैगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। वैगोत्स्की के अनुसार जो है, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो एक हम लोगों ने एक पीछे पढ़ा भी था जिसमें कि बताया जा रहा है, जिसका आंसर हम लोगों का इसका हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाए, सी हो जाएगा, ढांचा। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोगों को बच्चों को उस तरह से मदद करते हैं। ठीक है, जब हम लोग मदद करते हैं और हमारी मदद के द्वारा जब वो अपने काम में आगे बढ़ पाते हैं तो उसे हम लोग ढांचा कह सकते हैं, शायद इसे हम लोग स्कैफ फोल्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। इसमें देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है। तो अब यहाँ पे समझ रहे हैं, परिकल्पित और निगमनात्मक हो गया आप लोगों का एडोलेसेंस में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हम लोग एडोलेसेंस आने के बाद हम लोग जो है अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग चीज़ों को सोच पाते हैं ऐसे थिंकिंग के अनुसार। जैसे कि अब इसमें हम लोग अभी जो सामने में चीज़ होता है उसे सोचते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों को लगता है कि ये सोच पाते हैं, लेकिन ऐसा जब हम लोग एडोलेसेंस में आ जाते हैं तो कई चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं होती, फिर भी हम उन चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बैंड्यूरा। तो ये चार जो थे, ये चारों के बारे में हम लोगों ने एक बार बताया भी था। कोलबर्ग जो है, इनका 3 स्टेज है और 6 लेवल बताया गया है। जीन पियाजे जो है, ये भी कई सारी थ्योरीज को दिए हैं। वाइगोत्स्की है जो ये हमारे लिए सोशल कल्चर और ये सारी चीज़ों के लिए बताए हैं। बैंड्यूरा भी हैं। तो इसमें से आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लेव वाइगोत्स्की इसका आंसर हो गया 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, समझते जाना है। और क्वेश्चन अभी मैं फटाफट से बस क्वेश्चन करवा रही हूँ, अब एक थ्योरी क्लास में लेंगे जिसमें हम लोग सारे टॉपिक को भी डिटेल करेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, पियाजे के अनुसार, ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार क्या करना चाहिए शिक्षक को 6 to 8 के लिए। तो तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नंबर 1 में है। चलिए हम लोग दूसरा फिर देखते हैं कि ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। दूसरा, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या सिर्फ पढ़ाने के लिए हमें मूर्त सामग्रियों का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बस जो निर्धारित पाठ्यक्रम है हम उस पर निर्भर रहेंगे। या फिर तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसा नहीं है, तार्किक बहस होनी चाहिए, जिससे लॉजिकल चीज़ें होने से क्या होता है ना कि सारी जो है वो क्लियर हो जाती हैं, जो भी इशू रहती हैं। तो इसका आंसर हम लोगों को बी लगाना होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ऐसी प्रस्तुति करनी चाहिए जिसमें ऐसे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार
तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को भी बताया है, और इसमें कितने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में इन्होंने बताया। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील होना, तो ये तो गणितीय नहीं हो सकती है, क्योंकि गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था, जिसमें कि ये ध्वनि, ताल, शब्द, ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। दृश्य, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल, सौंदर्य गुणों को उत्पन्न करने की, प्रशंसा करने की योग्यता। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ठीक है, तो इसका हम लोगों को देखिए, यहाँ पे मैथ्स के लिए हम लोगों ने क्या लिया, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर से। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ अभी आप बताएंगे। नंबर 1 में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिकरण, सामाजिकरण समझ ही रहे हैं, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना, विभेदीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामाजिकरण। ठीक है, कैसे, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सामाजिकरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सामाजिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता समझ ही रहे हैं, जेनेटिक हो गया। ठीक है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो अभी हम लोग इसका एक बार आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलिए एक बार डी देख, तो इसका देख लेते हैं आंसर एक बार हम लोग, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक प्रक्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है। तो ये दोनों हमारे लिए उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रभावित होता है दोनों, आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में पूछ रहे हैं, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसी रूप में कैसे दोहराया जा सकता है विद्यार्थी के ज्ञान को, ये तो नहीं हो सकता। चलिए ये ऑप्शन ही कट हो गया। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। ये कैसे हो सकता है, अनुस्मरण कैसे किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा। सीधी सी बात है ना, जब प्रगतिशील कक्षा वो हो गया जहाँ पर हम लोगों को 2-4 पॉइंटों को याद रखना है, जैसे कि बच्चा जहाँ पर एक्टिव हो, वो वाला ऑप्शन कहीं भी हम लोगों को मिल जाए तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो टीचर कहीं ये याद करवाना, ये सारे चीज़ों को मतलब टीचर इन्वॉल्व होकर करवा रहे हैं, तो ये कहीं से भी प्रगतिशील कक्षा में नहीं होता है। जब बच्चे कर रहे हैं वो खुद इन्वॉल्व होकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक है, जब भी बच्चा इन्वॉल्व हो, ठीक है, ना कि शिक्षक इन्वॉल्व हो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अभी सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है।
सतत और समग्र मूल्यांकन आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना तो संकलनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो ठीक है, ये हमारा ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। अभी हमारा क्वेश्चन कितना हम लोगों ने कर लिया, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 13 क्वेश्चन पे चलिए हम लोग अभी आ गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार। आपकी कक्षा के विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है, मतलब आपकी कक्षा के विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षणिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बताया जा रहा है कि वे निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। और इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादिता और रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हमारा पढ़ते एक बार ऑप्शन। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। या फिर विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो देख लिए हमारा ऑप्शन आप लोगों को अभी दिख रहा होगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। हमें लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हमें डी लेना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से हमारे समाज में जितनी भी चीजें होती हैं उन सारों को जब हम लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है वो हम सीखते जाते हैं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है समाज में, उस हिसाब से हम लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, ठीक है, प्रदर्शित करना चाहिए। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। ये तो हमें ऑप्शन ही देख के नजर आ रहा कि नहीं होने वाला। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्लास में ऐसा कभी हम लोगों को करना चाहिए कि जो योग्य बच्चे हैं बस हम उन्हीं पर ध्यान देंगे, बाकी के बच्चों पर नहीं देंगे, ठीक है। किसी बच्चे को ये सारी जो वर्ड्स लिखी हुई हैं अपाहिज, मंद बुद्धि, ये सारा क्या आपको लगता है किसी बच्चे के लिए सही इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, ए हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन यह विश्वास करना चाहिए हमें कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है, निम्नलिखित प्रदर्शन को करता ही है। तो यहाँ पे पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई, ये किसके सूचक हो सकते हैं। तो ये सारा एक ड्रॉबैक्स हो गया, देख सकते हैं ये कितना सारा प्रॉब्लम्स है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा हो सकता है। एक स्वलीन विद्यार्थी है, एक सृजनात्मक विद्यार्थी है। क्या सृजनात्मक विद्यार्थी क्रिएटिव बच्चा जो है उसके अंदर ये सारा गुण पाया जाएगा क्या, नहीं। और देखते हैं। अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है हमारा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर, 16 नंबर। अच्छा 16 तो हो गया, 20 पे है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण तो शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, क्या बोल रहा है, नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, कई बार ये छूट जाता है, नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। तीसरा हमारा है संवाद एवं परिचर्चा।
और दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये तो सरासर गलत हो गया। दोहराना, ठीक है, याद करना, दोहराना, ये सारा जब भी जहाँ कहीं दिखे वो सारा को पहले ही कट करते जाना है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, बताइए क्या होगा एक बार। नहीं, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे देखिए अभी हम जस्ट बोले थे ना कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ दोहराना तो होता नहीं है, तो ये हमारा सही ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो 21 क्वेश्चन में हम लोग हैं, शिक्षण कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे तो उनके साथ एक शिक्षक को कैसा बर्ताव करना चाहिए। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, क्या उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, क्या बाहर जाएं, ऐसा देखते हैं अगला ऑप्शन। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, क्या किसी बच्चे को हम लोग ऐसे डिमोरलाइज क्लास में कर सकते हैं, फिर तो वो स्कूल आना भी नहीं चाहेगा। चलिए आगे देखते हैं। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। नेक्स्ट, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, क्या हमें नहीं लगता कि उन बच्चों का सारा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। अगर कोई बच्चे क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका हमें पता लगाना होगा कि वो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं या उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है। ऐसा तो नहीं ना कि हम उन्हें बोले चलो तुम निकलो क्लास से बाहर जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। उनसे बात करना तथा उनकी रुचि का कारण जानना। क्यों नहीं, ऐसे बता सकते, पूछ सकते उससे, थोड़ा काउंसलिंग करेंगे, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा, कहाँ पर तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, किस तरह से तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक है। थोड़ा हम उन पे विचार करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो हमें उनका पता चल जाएगा कि कहाँ पर इंटरेस्ट में कमी आ रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अभी सीडीपी बस करते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पूरा सेट लगाएंगे। तो अभी हम लोग बस सीडीपी करते जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन सीडीपी में रहते हैं, तो हम लोग 30 क्वेश्चन डेली करेंगे। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी समझ ही रहे हैं, ठीक है। उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, याद, यंत्रवत याद करना। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से क्या आ रहा है, यंत्रवत याद करना। क्या याद करना, क्या बताई थी मैं, याद करना जहां भी ऑप्शन में दिखे उसको एकदम से कट करते जाना। तो ये तो हमारा ऑलरेडी कट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ऑप्शन ए हमारा एकदम से राइट हो ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी का जो है पूर्व ज्ञान वो काफी मैटर करता है। जब हम किसी चीज, कोई बच्चा अगर क्लास में आता है तो वो क्या जान रहा नहीं जान रहा, पहले हम उसे पीछे की चीजों की जानकारी लेते हैं, ठीक है। और जहां तक वो जान, उसका पूर्व ज्ञान से हम लोग नए ज्ञान को जोड़ते हैं, ठीक है। तब जाके वो आगे बढ़ पाता है और हमें जानकारी भी होती है कि वो किस तरह से, कहाँ से पढ़ा, कैसे किया है, कहाँ तक उसकी पढ़ाई में रुचि है, मतलब कहाँ तक पहुंच पाया है, किस ग्रेड पर है, ये हम पता कर, मूल्यांकन अपने से पता कर पाते हैं उनकी इन एक्टिविटीज से। नेक्स्ट देखिए, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते, इस पृष्ठभूमि में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन आप लोग देखिए एक बार फिर से फटाफट से जल्दी से। तो देखिए, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि वे विचार उनके शिक्षण को हस्तक्षेप करते हैं। अच्छा, एक बात देखिए, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन में लिखा हुआ है कि शिक्षण को हस्तक्षेप कर देते हैं, ऐसे विचार ही नहीं होने चाहिए कहीं से भी। ये मतलब लॉजिकल लग रहा है कि क्या हम बच्चे को क्या बोलेंगे, तुम ऐसे विचार मत लाओ क्योंकि इससे तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आ रही है, ऐसा तो बोलना उचित नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ बच्चों के विचारों, सिद्धांत, बच्चों का जो विचार या कुछ सिद्धांत है तो क्या हमें उसे अनदेखा कर देना चाहिए, इग्नोर मारना चाहिए क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा कुछ क्लास में अगर लेकर आया या कुछ आपके पास लाया है तो उसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके अंदर से भी ये भाव आता है कि हाँ चलो मैंने कुछ करके आया, तो ऐसा फिर उसे अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, उसे लगता है नहीं मैं अगले दिन कुछ अच्छा करके आऊंगा, ठीक है। तो ऐसा बच्चों में भाव आने लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अभी अगला। अभी तो 23 नंबर पे हम लोग, चलिए 24 नंबर पे आते हैं। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है, ठीक है।
संज्ञान और संवेग समझ ही नहीं, संवेग इमोशन हो गया, ठीक है, संज्ञान कॉग्निटिव लेवल पे हो गया, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। फटाफट से अभी हम लोग सीधा आंसर मारते जाएंगे और एक बार आप लोग इस पर रिवीजन भी कीजिए, आप लोग भी थोड़ा सा, तो सही रहेगा। एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दिशा संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक दिशा संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, ये तो हमें अभी हमने बोला, ठीक है। संवेग संज्ञान को देखिए ये दोनों क्या है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है और यहाँ संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन को या ऑप्शन है हमारा, तो उसको हमें ध्यान से देखना है। क्या करना है, एक बार हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। दोनों के बीच पारस्परिक एक गतिशील पारस्परिक, अच्छा, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक है। संवेग और संज्ञान हमारा एक दूसरे से पारस्परिक है, क्यों, संवेग से हमारा संज्ञान से रिलेटेड है, क्योंकि ये पता ही होगा आप लोगों को, इमोशन हमारा है कॉग्निटिव लेवल पे, जब हम लोग उस तरह से रहते हैं तो दोनों रिलेट कर ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ठीक है। तो अभी बताइए इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। एक मिनट के लिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, विद्यार्थी में अभिरुचि, ठीक है, विद्यार्थी में अभिरुचि, उसके बाद विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो हमारे हिसाब से ये चारों ऑप्शन जो है क्या है, सही है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हमारा सीधा दिख रहा है यहाँ पर से, दंड, पुरस्कार देकर, दंड देकर या उद्दीपन प्रक्रिया, ये सब तो नहीं, लगातार अभ्यास, बार बार स्मरण करना, ये सब का सब एकदम से स्मरण करना, बार बार दंड देना या पुरस्कार देकर बच्चों को हम अपने सही पढ़ाने के लिए ही करें, तो ऐसा तो नहीं है सही ऑप्शन। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए 27 नंबर, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, मतलब जब कोई बच्चा है, उसे कोई भी काम को वो कर रहा है, उसके बार बार मन में इच्छा हो रही है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ अच्छा मार्क्स मिल जाएगा या मुझे कुछ गिफ्ट मिल जाएगा, इस तरह से अगर वो बच्चा सोच रहा है, जैसा कि प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसे अभी मैंने बताया ना, बच्चों में इस तरह की इच्छाएं बार बार होना, मुझे कोई स्टार मिल जाएगा, बैज, ये सब चीजें, कुछ गिफ्ट मिल गया, आज मैंने ये सारा इतना मैथ्स बना के आऊंगा तो ये मुझे ये मिल जाएगा, मुझे सर ये करेंगे, शाबाशी देंगे, ये वो जो भी बहुत सारी चीजें होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, पर एक बार ऑप्शन आप लोग भी देखिए क्या होगा। 27 का हमारा क्वेश्चन था और हमारा ऑप्शन देखिए, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, भौतिकवादी यहाँ देखिए भौतिकवादी है, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो एकदम से हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, हमारा एकदम राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, 1 नंबर, ठीक है। चलिए समझ आ रहा है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये एक बार खुद से, अभी मैंने ये दे दिया, आप लोग भी एक बार खुद से बनाइए इसको, ठीक है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। या फिर यह भी बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो क्या बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, यहाँ देखिए बी नंबर देखिए, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। क्या है, एक सामाजिक संरचना है। अभी हमारा बी नंबर इसका ऑप्शन एकदम से राइट हो गया। चलिए अभी हम लोग
थोड़ा अभी न्यू है तो थोड़ा देखते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा सब सही। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था समझ में आ रहा है? बाल्यावस्था को दो कितना सारा स्टेज, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार, थ्योरी क्लास में करूंगी सीडीपी का, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सब मिलके साथ में करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी गति से होता है मध्य बाल्यावस्था में। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तार्किक और सॉरी यहाँ देखिए तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। एकदम से बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इसका 3 नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा सीडीपी का, ठीक है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की, हाँ यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे एक बार पहले भी बताया था, परिवार जो है, सॉरी एक मिनट, ये जो है ना बार बार थोड़ा चलिए यहाँ देखिए, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो हमने पहले भी बताया था परिवार जो है हमारा, क्या परिवार, परिवार जो है हमारा, इसको हम लोग क्या मानते हैं, प्राथमिक एजेंसियां मानते हैं, ठीक है। परिवार क्या है, प्राथमिक है, ठीक है। जब बच्चों का जन्म होता है ऐसे भी बोला जाता है, परिवार घर परिवार से बच्चों की पहली शिक्षा की शुरुआत होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ धीरे धीरे देखिए ऐसे करते करते प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा, ठीक है। तो सीडीपी का देखिए अभी हम लोग अपना सीडीपी को कंप्लीट तो कर लिए। चलिए अभी क्या सीडीपी करके बंद करना है या पूरा सीरीज लगा दूं? चलिए लगा ही देते हैं पूरा सीरीज, क्या कितना टोटली हमको लग रहा है 150 क्वेश्चन है ना, तो सीधा करते हैं ना, सीडीपी अभी क्लियर करते हैं, ठीक है। सारा सीडीपी क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग एक बार सारा अलग अलग से सारा का लगाएंगे, फिर बाद में देखते हैं वैसा होगा कुछ तो हम लोग सब एक साथ भी कर सकते हैं, एक साथ कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था पेपर कौन सा, चलिए एक